बेल्स 3 सेक्शन है, 496, 497, 498, 490। अच्छा, हमने जब FIR पढ़नी होती है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑफेंसेस क्या लगे हैं। क्लाइंट से भी हम यही पूछते हैं। अगर तो जो भी ऑफेंस उसमें लगा है, स्ट्रेट वे हमने ये देखना होता है कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। वो हम कहाँ से देखते हैं, स्केड्यूल 2 से। ऐसे ही फिर उसमें ये आ जाता है कि अगर तो वो ऑफेंस है बेलेबल तो 496। अब यहाँ पे 496 में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये की गई है कि अगर तो बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल दी जानी, कोई नहीं रोक सकता आपकी बेल। क्लियर होगी, शेल का वर्ड है ये, आपका स्टैट्यूटरी राइट है, कानून में आपको राइट दिया गया है कि अगर बेल उसका ऑफेंस बेलेबल है तो रोक नहीं सकती कोर्ट, कुछ भी नहीं, वो बेल मिलनी है। ठीक है, आप एज अ राइट मांगते हो, कंसेशन के तौर पे नहीं मांगते हो कि मुझे ये लिखा हुआ है बेलेबल ऑफेंस है मुझे दें। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उनमें फिर वो भाग जाते हैं या समटाइम्स मौके से ड्राइवर अरेस्ट होते हैं और उनकी जो FIR लगती है उन पे फिर लॉज होती है। अगर तो 320 लगी होगी PPC, ये ऑफेंस है नॉन बेलेबल। ठीक है, अब ये 320 है क्या, किसी को पता है? कत्ल बिल खता जो होता है, ये अगर तो 320 लग गई तो ये नॉन बेलेबल है। फॉर इंस्टेंस अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो फिर 320 लगाते होते हैं नॉर्मली, ये नॉन बेलेबल होती है। अगर उसके पास लाइसेंस था तो फिर ये 322 लगती होती है। चौथी काइंड कौन सी है कत्ल की, कत्ल बिस सबब। अब वो 322 लगेगी तो वो बेलेबल होगा, आपका कहाँ पे फॉल कर जाएगा, 496 बेलेबल ऑफेंस है, उनको बेल मिलेगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया, इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल आपको मिलनी है, जो भी ऑफेंसेस स्केड्यूल 2 में बताए हुए हैं। अब 497 पोस्ट अरेस्ट इसको कहते हैं, बेल आफ्टर अरेस्ट। लेकिन अगर तो ऑफेंस है नॉन बेलेबल तो क्या हम एज ए मैटर ऑफ राइट मांग सकते हैं कि हमें जी बेल दें? ये कंसेशन है ना, इसके लिए आपको कुछ ग्राउंड्स हैं वो बताने पड़ेंगे तो आपको बेल दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। अब इसमें जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं ना तो एक आपको मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, प्रोहिबिटरी क्लॉज, ममनुआ क्लॉज इसे उर्दू में कहते हैं। किसी को आइडिया है ये क्या है? हमें 497 के सब सेक्शन 1 में बता दिया गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल दी जा सकती है, बट लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर ऑफेंस की जो भी FIR का है उसकी सज़ा 10 साल से अगर ज़्यादा है, 10 साल या उससे ज़्यादा है तो नहीं दी जाएगी। वो 10 साल से ऊपर में सारी फिर आ जाती हैं ना, डेथ भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये होती है प्रोहिबिटरी क्लॉज। हम ऑफेंस देखा हमने, नॉन बेलेबल है। सेकंड थिंग हम देखते हैं कि इसकी पनिशमेंट कितनी प्रोवाइडेड है, वो हमें स्केड्यूल 2 से ही पता लगेगा। अगर तो वो 10 साल से कम है, फॉर इंस्टेंस 7 साल है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि 497 की प्रोहिबिटरी क्लॉज में ये केस फॉल नहीं करता। 489F कितनी सज़ा है, 3 साल। ठीक है, 379 जो होते हैं चोरी वगैरह के, उनकी कितनी सज़ा है, 7 साल। 7 साल चोरी की सज़ा 7 साल है, चेक बाउंस हो गया 3 साल सज़ा है।
अब क्या ये ऑफेंस ममनुआ क्लॉज में फॉल कर रहे हैं, प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। प्रोहिबिटरी क्लॉज ये है कि अगर 10 साल या उससे ऊपर की सज़ा होगी तो बेल नहीं देनी, ये प्रोहिबिटरी क्लॉज है। अब ये इसमें फॉल नहीं कर रहा, तो हमने ऑफेंस देखा नॉन बेलेबल है, हमने साथ ही उसका ये देख लेना होता है कि ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा जैसे इनमें, तो हम ये स्ट्रेट वे एक ग्राउंड लेते हैं बेल की कि हमें बेल दी जाए, क्योंकि हमारा ऑफेंस जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं कर रहा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, ठीक है। अच्छा, फिर बेल जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं ना, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें यहाँ पे सेक्शंस में नहीं मिलती, लेकिन वो आम जब आप कोर्ट्स में जाते हैं तो वो हमारे सामने आती हैं। उसमें आ जाती है एक टेंटेटिव असेसमेंट। दूसरा वर्ड एक आप बहुत सुनेंगे बेल्स में, डीपर एप्रिसिएशन। जो बेल की, अब ये टेंटेटिव असेसमेंट और डीपर एप्रिसिएशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, टेंटेटिव असेसमेंट के मीन्स उसकी गहराई में नहीं जाना, सरसरी सा आपने देखना है, जो आपके पास अवेलेबल रिकॉर्ड आ चुका है तफ्तीश में, हमने उसको देखना है। डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज़ नॉट अलाउड, ये इसके साथ ही कनेक्टेड है वर्ड। कोर्ट समटाइम्स कह देती हैं कि डीपर एप्रिसिएशन बेल स्टेज पे अलाउड नहीं है, हम ये आर्गूमेंट आपका नहीं लेते। उसका मतलब ये है कि एक लिमिट तक कोर्ट जाएगी, वहाँ तक के हम ग्राउंड्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा के नहीं ले सकते। हमने कोर्ट ने जो रिकॉर्ड उसके सामने आ गया, उसकी टेंटेटिव असेसमेंट, सरसरी असेसमेंट करनी है कि उसमें क्या बताया गया। एग्जांपल लेते हैं, एमएलसी आ गया, हर्ट का कोई केस है, उसमें एमएलसी है, होता है ना, पुलिस के थ्रू करवाते हैं हम एमएलसी। अब इस एमएलसी में अगर कोई कंट्राडिक्शन है तो वो कंसिडर की जाएगी। फॉर इंस्टेंस एफआईआर में जो बताया गया था, किसी ने शार्प एज्ड वेपन से कोई किया था, कुल्हाड़ी वगैरह का वार किया। अब जो एमएलसी आया उसमें एक जगह पे वेपन का भी जिक्र किया जाता है। अगर वहाँ पे आ गया कि ब्लंट वेपन से हुई है ये इंजरी, यानी खुरदरा कोई कुल्हाड़ी की बैक साइड हो जाएगी, कोई डंडा हो गया, सोटा हो गया, ठीक है। अब ये कंट्राडिक्शन आ गई, एफआईआर में क्या था? शार्प एज, ठीक है, शार्प एज्ड वेपन था। एमएलसी में आ गया ब्लंट वेपन था। अब हम ये ग्राउंड ले सकते हैं कि ये देखें जी, ये तो वेपन में कंट्राडिक्शन आ गया, एफआईआर में कुछ का है और एमएलसी में कुछ का है। हम यहाँ तक तो एमएलसी को देखेंगे, कोर्ट इसको कंसिडर करेगी हमारी इस ग्राउंड को। लेकिन क्या हम बेल स्टेज पे ये कह सकते हैं कि ये जो एमएलसी है ये डॉक्टर साहब ने पैसे लेके बना लिया? नहीं ना। क्यों नहीं कर सकते? वो डीपर एप्रिसिएशन है। अगर उसमें जाते हैं हम कि हम कहते हैं ये जो जी एमएलसी डॉक्टर साहब इनके रिश्तेदार थे, इन्होंने बना दिया, या हमने कोई रिकवरी वगैरह की है, पुलिस ने कोई रिकवरी की है, ठीक है, अब वो क्या रिकवरी हुई है, हम वहाँ तक तो चैलेंज कर सकते हैं कि एफआईआर में पिस्टल है, यहाँ पे रिकवर इसे डंडा कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिकवरी है ये प्लांटेड है? वो नहीं हम कह सकते, ठीक है। सो जो भी कहने का मतलब अवेलेबल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने होगा उसकी टेंटेटिव असेसमेंट की जाएगी, लेकिन डीपर एप्रिसिएशन नहीं होती। फॉर इंस्टेंस ये रिकवरी अगर प्लांटेड है, हम एक मिसाल लेके चलते हैं कि जो एफआईआर में पिस्टल कहा था वो रिकवर भी हो गया, उस पर्सन से रिकवरी मेमो वगैरह बन गए। अब ये मैंने कहा कि टेंटेटिव असेसमेंट में बेल स्टेज पे हम ये इसको ये चैलेंज नहीं कर सकते कि ये प्लांटेड है। कर तो हम देते हैं बट लीगली उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि ये प्लांटेड है नहीं है, पुलिस ने अपनी तरफ से पिस्टल एक उस पर डाल दिया है रिकवरी का सिर्फ अपनी शो करने के लिए। तो वो कहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसकी वैलिडिटी को, इसकी वैलिडिटी को, रिकवरी की वैलिडिटी को हम कहाँ पे चैलेंज करेंगे? ट्रायल में। ट्रायल में जो बंदे के रिकवरी जिसने की है, जो उसके विटनेसेस हैं, वहाँ पे हम उससे उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये आपने खुद ही डाला है या वॉटेवर, ये रिकवरी वहाँ पे हम चैलेंज कर लेंगे, साबित कर सकते हैं कि ये रिकवरी प्लांटेड थी।
या ये डॉक्टर साहब इनके कोई रिश्तेदारी थी जिस वजह से इन्होंने एमएलसी वगैरह बना दिया है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? सर टेंटेटिव असेसमेंट वो होगी कि जो फैक्ट्स फिगर आउट होंगे उस टाइम हम उन्हीं के ऊपर बात कर सकते हैं, उनके फैक्ट्स एंड फिगर में देखें, अब मैंने एग्जांपल आपको दे दी एमएलसी वाली। अब ये एमएलसी और एफआईआर में कंट्राडिक्शन आ रहा था। हम एमएलसी की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं करेंगे, हम उसमें जो कंट्राडिक्शन हमें फ़ायदे की मिल रही है हम वो ग्राउंड लेंगे। हम ये नहीं कह सकते ये एमएलसी गलत है। अगर एमएलसी गलत है तो वो हम उसमें जब डॉक्टर आएगा अपनी एविडेंस देने ट्रायल में, हम वहाँ पे पूछेंगे उससे क्वेश्चन, जितने भी हम पूछना चाहें, ये साबित करने के लिए ये एमएलसी गलत है या उसकी कोई मिली भगत थी वट या पुलिस वालों की रिकवरी प्लांटेड थी। हम ये ट्रायल में तो बता सकते हैं, बेल में नहीं बता सकते। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? इतना, ये अब 2 वर्ड आपको मिलने हैं। मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि मेरा ना कोई मिस ना हो जाए। अच्छा, अब इसमें ये 2 बातें होगी, प्रोहिबिटरी क्लॉज और टेंटेटिव असेसमेंट। अब जो मेन इसमें होता है 497 में फर्दर इंक्वायरी। ये मेन ग्राउंड है। हमने अपने केस को फर्दर इंक्वायरी में लाना होता है कि ये जो एफआईआर है, जो इसमें एविडेंस कलेक्ट की जा चुकी है, जो भी मेडिकल आया है, जो भी उसमें कोई कंट्राडिक्शन है, जो कोई रिकवरी हुई है, अगर वो प्लांटेड है, हमने सिर्फ ये यहाँ तक लेके जाना होता है कि इस केस को हम अपने केस को फर्दर इंक्वायरी में फॉल करेंगे, लेके जाएंगे। अब फर्दर इंक्वायरी होता क्या? देखें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी। रिकवरी मेमो हम साबित नहीं कर सकते, एमएलसी में थी कंट्राडिक्शन, हम बेल स्टेज पर तो नहीं कर सकते। लेकिन अब ये एमएलसी में वेपन ब्लंट आ रहा है, एफआईआर में वेपन शार्प एज्ड आ रहा है, ये हम यहाँ पे प्ली लेंगे। इसका मतलब हमारा ये जो केस है प्रोसिक्यूशन का वो डाउटफुल है कि एफआईआर में कुछ बता रहे हैं, मेडिकल में कुछ आ रहा है। हमारे केस में फर्दर इंक्वायरी मींस डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कहाँ पे होगी? वो ट्रायल में होगी। ट्रायल में कैसे होगी? वो विटनेसेस आएंगे, हम उनसे क्वेश्चन पुट करेंगे। एक तो हमारी एफआईआर लॉन्च हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में हमारे जो भी उन्होंने अपने एविडेंस को कलेक्ट करना था वो कर दिया। उसके बाद जो एविडेंस वो कोर्ट के सामने लेके आए हैं उसको फर्दर इंक्वायर किया जाएगा ट्रायल कोर्ट में। तो यहाँ पे अब ये एमएलसी में डिफरेंस जो है, ये हमारा केस फर्दर इंक्वायरी में जा रहा है या नहीं जा रहा? क्यों है ये कंट्राडिक्शन? यहाँ पे एफआईआर में शार्प एज क्यों था, यहाँ पे क्यों था ब्लंट वेपन? इसका मतलब है हमारे केस को फर्दर देखा जाना चाहिए। अब उसकी इंक्वायरी ट्रायल कोर्ट में होगी। ठीक है, एक एग्जांपल यहीं पे आ गई है हमारी। दूसरी एग्जांपल, अब आगे चलते हैं। इसमें डिले, एक अकरेंस आज हुई है। पुलिस स्टेशन से जो फासला है उस प्लेस ऑफ अकरेंस का 1 किलोमीटर का है, ठीक है, लेकिन एफआईआर लॉन्च हो रही है 2 दिन के बाद। डिले प्रोसिक्यूशन के केस में फेटल होती है। अब 1 किलोमीटर का फासला है पुलिस स्टेशन से, एफआईआर में कॉलम होता है ना, और एफआईआर लॉन्च हो रही है 2 दिन के बाद। अब ये डिले क्यों हुई? क्वेश्चन अराइज कि यहाँ पे ये डिले क्यों हो रही है। देखें, इसका मतलब यहाँ पे सीधा निकलता है कि ये एफआईआर झूठी है, ये कंकॉक्टेड स्टोरी है, फर्जी खुद बना रहे हैं, या मौके पे कोई विटनेस मौजूद नहीं थे, वो विटनेस तैयार किए जा रहे हैं, उस वजह से इस एफआईआर में डिले हुई है। ठीक है, अब बेल स्टेज पे हम ये डिले का ग्राउंड ले रहे हैं कि हमारा केस फर्दर इंक्वायरी में जा रहा है क्योंकि ये डिले जस्टिफाइड नहीं है, इसको एफआईआर में एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये हमारा एक मेन ग्राउंड है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बता दो। हुरैन, आप दोनों में से किसी को यहाँ तक क्लियर है? अगला ग्राउंड आ जाओ। 161 की स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी ना, 161 की स्टेटमेंट्स। अच्छा,
1 किलोमीटर का फासला है, FIR लॉज होगी तो पुलिस ने स्ट्रेट अवे वहाँ पे मौके पे जाना होता है, यहाँ तक भी हमने देखा था। अब ये वहाँ पे जाके एक उन्होंने काम IO ने ये भी करना होता है, जो मौके के गवाह होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा है 2 दिन के डिले के बाद। हम ये ग्राउंड लेंगे बेल में कि इसने 2 दिन तक क्यों वेट किया उनकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में। ये फेटल है प्रोसिक्यूशन के केस में। इसका मतलब ये डिले जो है, विटनेसेस को पढ़ाया लिखाया जा रहा था, उनको तैयार किया जा रहा था, ऐसे ही हो गया ना। अभी हम डिले पे ही चल रहे हैं। MLC में डिले आ गया जी। एक FIR लॉज हुई जिसमें MLC बड़ी डिले के साथ, मसलन आज किसी पर्सन को, ठीक है, कोई अक्रंस हुई है, कोई हर्ट का केस है, उसका MLC वो 2 दिन के बाद जाके पुलिस को कह रहा है कि मेरा MLC करवाओ। जब MLC हम देखते हैं, उस पर एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर वो देख लें आप लोग, तो उसमें बाकायदा कॉलम बने होते हैं कि ये कितने बजे इस हॉस्पिटल में आया है, कितने बजे इसका एग्जामिनेशन हो रहा है। वहाँ से हम उस MLC में देखते हैं कि यार ये तो अक्रंस बता रहा है 2 दिन पहले की, अक्रंस आज से 2 दिन पहले किया, 2 दिन बाद वो पुलिस स्टेशन के में जाके कह रहा है कि मेरा MLC करो, और जाके उसका MLC मेडिकल वगैरह करवाया जा रहा है। ये डिले क्यों हुई है? हो सकता है उसने वो क्या कहते हैं ज़रबे वगैरह खुद लगा ली हूँ। सो MLC में डिले भी केस को किस में लेके जा रहा है? फर्दर इंक्वायरी में। अच्छा, एक और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नो MLC, हर्ट का केस है, MLC है ही नहीं, ठीक है। रेप का केस है, MLC है ही नहीं। सोडमी का केस है, MLC है ही नहीं। आप कैसे साबित करोगे? ये हमारा ग्राउंड बन गया, केस को फर्दर इंक्वायरी में लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा? ये बात को ट्रायल में देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे तो नहीं किया जा सकता। हम तो ग्राउंड लेंगे कि जी MLC तो हुआ ही नहीं है, हमें बेल दी जाए, ये झूठा मुकदमा है। जा रहा है केस हमारा फर्दर इंक्वायरी में या नहीं जा रहा? रिकवरी कोई नहीं हुई, हर्ट का केस है फिर वही, या कोई भी किस्म का केस है जिसमें कोई रिकवरी वगैरह की जानी थी, वो रिकवरियाँ की नहीं हुई, उस पर्सन से रिकवरियाँ हुई ही नहीं, हमारा केस फर्दर इंक्वायरी में जा रहा है या नहीं जा रहा? जा रहा है। अब इसमें एक और यहाँ पे पॉइंट लिख लें कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। अब ये क्या होता है? देखें, A, B, C, इन तीनों ने कोई जुर्म किया है, ठीक है, मिलके। अब इसमें जो A है उसको बेल ग्रांटेड, उसकी अलाउ होगी, ठीक है। अब जो रोल एट्रीब्यूट था A को, B को, C को, तीनों को ऑलमोस्ट सेम था। A ने सर पे भी डंडा मारा, इसने भी सर पे मार दिया, इसने बैक पे मार दिया, ठीक है ना, रोल ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन A को बेल दे दी गई, तो यहाँ पे ये दोनों भी कोर्ट में जाके कहेंगे कि हमें भी बेल दो, हमारे पे रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होता है, हमारा रोल सेम था, अगर उसको दे दी गई है तो हमें भी दो। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि रोल जो एट्रीब्यूट किया गया ना इन सबको, वो सेम होना चाहिए। बात यहाँ पे 161 की स्टेटमेंट के हवाले से ये भी देख लें, अगर 161 की स्टेटमेंट डिले से रिकॉर्ड हुई है या रिकॉर्ड ही नहीं की गई, MLC डिले से रिकॉर्ड किया गया या किया ही नहीं है, जो रिकवरी हैं वो प्लांटेड हैं या वो रिकवरियाँ की नहीं गई हैं, उससे कुछ रिकवर ही नहीं हुआ, ये सारे ग्राउंड बनते हैं। अच्छा, रोल एट्रीब्यूटेड। अब ये यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी में हमने रोल जो एट्रीब्यूट किए गए हैं उनको कंसिडर करना होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ए था, बी था, सी था या डी था।
इन चारों ने कोई अक्रंस की है। डी ने ललकारा मारा, ललकारा लाजमी एक ने मारना होता है। ये सिर्फ प्रेजेंट था मौके पे, इसने कुछ भी नहीं किया, खाली हाथ था। इन दो ने, ए और बी ने, ये प्रिंसिपल एक्यूज थे। ठीक है। अब इसमें जो डी वाला है उसको क्या इनके बराबर बेल स्टेज पे सज़ा मिलेगी? हम यहाँ पे कहेंगे सिर्फ ललकारे का ऑफेंस है। ये प्रेजेंट था, खाली हाथ प्रेजेंट था। इन्वेस्टिगेशन में भी यही आया कि ये पर्सन खाली हाथ था। सो हर किसी के रोल्स को हमने अहमियत देनी होती है कि एफआईआर में किससे क्या काम करवाया गया है। अगर ये बंदा वहाँ पे एक एफआईआर में नॉमिनेटेड है लेकिन उसका रोल ही कोई नहीं है, हम ग्राउंड लेंगे सर, हमारा कोई रोल ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में भी यही बताया गया कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम खाली हाथ थे वहाँ पे। ठीक है। सो ये रोल्स को देखना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक समटाइम्स होती है नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ना एफआईआर्स, अननोन पर्सनस होते हैं। जब कोई पर्सन अरेस्ट किए जाते हैं उनमें से, उसी जिनका पहले एफआईआर में नामालूम थे, तो उनकी क्या करवाई जाती है? आईडी परेड। सुना है ना? अच्छा, ये आईडी परेड में जो कंप्लेनेंट होता है उसने इन जो अननोन पर्सनस हैं इनको पहचानना होता है कि जी ये था। अब उसका आपको प्रोसीजर पता ही होगा कि 8-10 डमी पर्सनस, उसमें एक पर्सन होता है एक्यूज जो उन्होंने गिरफ़्तार किया होता है। अब इसमें सिर्फ पहचानना नहीं होता, ये नहीं कि सिर्फ इसने पहचान लिया कि जी ये पर्सन था, मुद्दई के और इनफ। हमने साथ ये भी देखना होता है कि उसको पहचान के रोल क्या दिया गया। अब ये इनमें से अगर ए बी सी डी, ये दोनों नामालूम थे, ए बी, ये बाद में अरेस्ट हो रहे हैं, इनकी आईडी परेड करवाई गई। आईडी परेड में साथ इनको रोल भी देने होते हैं। जब कंप्लेनेंट ने उनको पहचानना है तो साथ ये भी बताना है कि ए ने सर पे सोटा मारा, बी ने फलानी जगह पे सोटा मारा। सो हमने रोल हर लिहाज से उनके देखने होते हैं। बेल स्टेज पे हर किसी के रोल्स को कंसिडर किया जाता है किसी को बेल देने के लिए या नहीं दे। अब ये 302 में दोनों लगे हुए हैं, इन दोनों पे 302 का ऑफेंस है, इन दोनों ने बंदे मारे, ये बेचारे खाली हाथ थे, किया भी कुछ नहीं। इनका रोल इससे डिफरेंस है, ठीक है ना? तो इनको इनके रोल के हिसाब से बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी हर पर्सन को। जब हम जाते हैं ना कोर्ट्स में बेल आर्गू करने, तो समटाइम्स हमें जज साहब खुद ही कह देते हैं कि रोल क्या क्या है, रोल बताएं जी। अब हमने उसमें यह भी बताना होता है कि मोहम्मद मुनीर मुसल्ला सोटा, इसने किस जगह पे वार किया। ठीक है। फॉर इंस्टेंस ए पे एलिगेशन था कि इसने सोटे का वार किया जो बी के सर पे लगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस पे एलिगेशन ये है। मेडिकल में हमारे क्या आ रहा है, उसके सर पे कोई सोटा है, उसके सर पे कोई है ही नहीं, कोई इंजरी है ही नहीं, सर की हेड इंजरी है ही नहीं, तो हमारा केस फर्दर इंक्वायरी में चला गया ना। उसके रोल के हिसाब से मेडिकल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट रोल्स भी आ गए हैं। अच्छा, अगर 302 का केस हो, डिले की बात कर रहे थे ना, तो पोस्टमार्टम करवाया जाता है ना, उसके अभी अगर आप फॉर्म देखें तो वहाँ पे भी ये बताया जाता है कि ये कितने बजे डेड बॉडी लाई गई है और कितने बजे इसकी जो ऑटोप्सी है, जो एग्जामिनेशन है, वो किया गया है। ठीक है। अगर उसमें भी डिले हो, वो भी बेनिफिशियल हो जाता है। डिले किसी भी तरह की होगी। अब ये पोस्टमार्टम में अगर डिले हो, एफआईआर में डिले हो, एमएलसी वगैरह में डिले, ये इक्विटल की ग्राउंड्स हैं पोस्टमार्टम में। इस पे बड़े सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। अगर पोस्टमार्टम में डिले आ गया, बंदे क्विट हैं भी, क्यों इतनी देर से क्यों हो रहा है। दो वहाँ पे दूसरे सर्कमस्टांसेस भी आते हैं कि पुलिस वालों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं, लेकिन वो जस्टिफाई करना पड़ता है ना, अदरवाइज़ ये फेटल है प्रोसिक्यूशन के केस के लिए। पोस्टमार्टम वाला जी, अगर वैसे भी एफआईआर में भी डिले है, अगर अनएक्सप्लेन्ड है, जैसे मैंने एग्जांपलें दे दी हैं,
एक अक्रंस आज हो रही है, FIR हफ्ते बाद रजिस्टर हो रही है, वो गया ही हफ्ते बाद है पुलिस के पास, तो वो इक्विटल का ग्राउंड बनता है ये कि इतनी देर तक आप क्या करते रहे हो। लेकिन हर केस के सर्कमस्टांसेस, ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाई होते हैं, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, ये इक्विटल के ग्राउंड है, डिले वाले। अच्छा आ जाओ, अब एक नेक्स्ट जो बात है वो है फ्रेश ग्राउंड। इसका प्रोसीजर अगर हम देखें पोस्ट अरेस्ट बेल का, वो हम थोड़ा सा रह गया था। सबसे पहले FIR रजिस्टर हुई, ठीक है, उसके बाद बंदा अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद 24 आवर्स के दौरान उससे इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कंप्लीट नहीं हुई तो 167 में रिमांड उसका लिया जाएगा, जो कि 15 दिन तक का हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन जब उसको पकड़ते हैं तो 24 घंटे के बाद नहीं पुलिस वालों ने उसको प्रोड्यूस करना होता है मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। अरेस्ट हुआ 24 आवर्स में, उससे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, पुलिस वालों ने मैजिस्ट्रेट के पास उसको रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया। जज साहब मैक्सिमम 15 दिन का दे सकते हैं, लेकिन 2 दिन का उन्होंने दे दिया। कभी भी 15 दिन का इकट्ठा नहीं देते, 2-2, 3-3 दिन का करके कि रिकवरी करनी है। 2 दिन का रिमांड उन्होंने दे दिया। अच्छा, अब ये जो मुलजिम था, इससे रिकवर क्या करना था? डंडा। इसने डंडे से सोटे का वार किया था, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ये रिकवर करना था। जज साहब ने कहा कि 2 दिन का रिमांड दे रहा हूँ, अरेस्ट करके ले आओ, ये रिकवर करके ले आओ। 2 दिन गुजर गए, ये डंडा रिकवर नहीं वो कर सकी पुलिस, या रिकवर हो गया, दोनों सूरतों में जज साहब सर्कमस्टांसेस देख के इसको फिर जुडिशल रिमांड पर कहाँ भेजेंगे? जेल भेज देंगे। इसको कहते हैं जुडिशल हो गया, बंदा मुलजिम जुडिशल हो गया, ठीक है। हुरैन समझ आ रही है या ये नहीं समझ आई? देखो, ये 2 दिन का रिमांड जज साहब ने दे दिया था कि डंडा रिकवर करके ले आओ। पुलिस वालों ने वो डंडा रिकवर कर लिया, या दूसरी सूरत है उन्होंने रिकवर नहीं किया, तो जज साहब के पास जब दोबारा वो गए कि जी हमें 2 दिन का और रिमांड दे दो, तो जज साहब कहेंगे पहले 2 दिन में नहीं रिकवर किया, मैं इसको क्यों आपकी कस्टडी में दूँ? ये पुलिस की कस्टडी में था ना बंदा। तो जज साहब इसको जुडिशल कर देंगे, जुडिशल करके इसको जेल भेज देंगे। अब ये कोर्ट की कस्टडी में है, जुडिशल कस्टडी में रहेगा, जेल में, लेकिन जुडिशल कस्टडी में ये होता है। इसको कहते हैं जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया, या बंदा जुडिशल हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब ये जुडिशल होगा ना, उसके बाद ये 497 के अंडर हम इसकी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई रिमांड पे है पर्सन और हम उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर दें। समझ आई? क्यों? देखें, जो इन्वेस्टिगेशन करना है ना, वो पुलिस वालों का राइट है। इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं करेंगे, पुलिस वाली अपनी एविडेंस कलेक्ट नहीं करेंगे, तो केस वो अपना साबित कैसे करेंगे? सो एक फेयर चांस दिया जाता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का। अगर कोई मर्डर का केस है, बड़ा केस है, वेपन उन्होंने रिकवर करवाना है, तो वो 15 दिन तक भी दे सकते हैं रिमांड। उनके पास अथॉरिटी है, मैजिस्ट्रेट देगा कि रिकवर करो, आपने केस नहीं प्रूव करना। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम 15 दिन, अगर कोई मर्डर का केस है और बंदे को 15 दिन का मैक्सिमम वो रिमांड पर है, उसके बाद उसने जुडिशल होना है, तो हम उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर देंगे। इससे पहले नहीं हम कर सकते, क्योंकि अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे इन्वेस्टिगेशन उस केस में होगी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई? जैसे ही वो जुडिशल होगा, चाहे 2 दिन के बाद वो जुडिशल हो जाए, चाहे 3 दिन के बाद, चाहे हफ्ते के बाद, एज सुन एज द एक्यूज गॉट ऑन जुडिशल रिमांड, उसको जेल भेजा गया, हम उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर देंगे। 15 से 20 दिन नहीं लग सकते, मैक्सिमम 15 लगने हैं। नहीं, देखें, ये वही बात आ गई
हमने उस दिन इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पढ़ा था। पुलिस ने पर्सन को अरेस्ट किया है तो मैक्सिमम 15 दिन तक वो उनकी कस्टडी में रहेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। उससे जो कुछ भी रिकवरीज वगैरह करवानी है वो उन्होंने करनी है। अब वो जब इस तरह रिमांड के दौरान होता है तो वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे रखा जाता है? पुलिस स्टेशन। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो रिमांड पे होगा तो वो पुलिस स्टेशन में होगा। जब वो जुडिशल हो जाएगा तो उसको वहाँ से निकाल के जेल में रख दिया जाएगा। काशिफ देखना कौन है, ठीक हो गया? अब क्लियर हुआ या अभी भी नहीं? जैसे ये जुडिशल हुआ हमने 497 की बेल फाइल कर देनी है। अच्छा, जब हमने ये बेल फाइल करनी है यहीं पे इसका प्रोसीजर भी अभी कर लेते हैं। मैंने आज पर्सन ये जुडिशल हुआ है मुलज़म, मैंने इसकी बेल फाइल कर दी। वो जब रिमांड पे आते हैं ना, देखें रिमांड जो होता है ना, इस पे उस एक्यूज़ को प्रोड्यूस करना ज़रूरी हो सकता है। ये नहीं कि एक्यूज़ घर पे ही हो और उसको बेल दे दी जाए और उसको रिमांड दे दिया जाए। उसने आना है कोर्ट में। रिमांड जिस दिन का 2 दिन का रिमांड दिया, 2 दिन के बाद पुलिस उस पर्सन को कोर्ट में लेके आएगी, मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आएगी कि ये राजी बंदा। अब जुडिशल किया तो फिर उसको जेल भेज दिया। नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही वो जुडिशल होता है हम साथ ही उसके ना वकालतनामे पे साइन वगैरह ले लेते हैं और जज साहब के यानी कोर्ट के भी उस पर एक स्टैंप लग जाती है कि इस पर्सन के साइन हो गए हैं, हमारे सामने हुए हैं। फिर हम उसकी 497 की बेल फाइल कर देते हैं। बेल फाइल होगी, उसके बाद उस पर नोटिसेस इशू होते हैं, ठीक है? नोटिसेस यानी जो अपोजिट पार्टी है उनको बुलाया जाता है कि आ जाओ, ये इस पर्सन ने बेल आके फाइल कर दी है, इसका आके हमारे साथ बताओ कि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। दूसरी पार्टी को कॉल अप किया जाता है, ठीक है? अब उसमें जब नोटिस होते हैं तो फिर दूसरी पार्टी आ जाती है, मुद्दई पार्टी आ जाती है। वो आके क्या करती है, अपना पहले वकालतनामा देती है, ठीक है? उनका वकील साहब वकालतनामा देंगे। उसके बाद दोनों पार्टीज़, कंप्लेनेंट का, मुद्दई और मुल्ज़िम, इस बेल पे, कौन सी बेल पे? पोस्ट अरेस्ट बेल पे आर्गूमेंट करते हैं। यहाँ पे मुद्दई के साथ सरकारी वकील भी होता है, ठीक है? ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट हो रहे हैं तो हम स्टेट को कैसे बाहर रख सकते हैं? इन प्रैक्टिस ये होता है कि सरकारी वकील इतनी बहस नहीं करते, ये मुद्दई का वकील ही कर रहा होता है। लेकिन देखा जाए तो मेन ये होता है सरकारी वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उन्होंने इस केस को आगे लेके चलना होता है। ये सिर्फ मुद्दई जो है, जो कंप्लेनेंट है, उसका वकील सिर्फ इसको असिस्ट करता है कोर्ट में, लेकिन इन प्रैक्टिस नहीं होता। इन प्रैक्टिस ये कंप्लेनेंट का वकील ही मेन हुआ होता है जो आर्गूमेंट्स वगैरह कर रहा होता है, ठीक है? यहाँ तक प्रोसीजर समझ आई। उसके बाद आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट फैसला करती है कि उसने बेल अलाउ करनी है या नहीं करनी, या तो वो डिसमिस कर देगी या अलाउ करेगी, ऐसा ही होगा ना। ये अब ये जो हमने इतना सारा केस यहाँ तक आर्गू किया है, हमने डिफरेंट ग्राउंड्स अपनी सारी ली हैं यहाँ पे, ठीक है? इसको प्रैक्टिस में हम क्या कहते हैं? ये मेरिट पे बेल आर्गू की है। ये हम केस के मेरिट्स पे ये बेल आर्गू कर रहे हैं। हम अपने सारे ग्राउंड ले रहे हैं। डिले है, स्टेटमेंट में डिले है, एमएलसी और एफआईआर में कंट्राडिक्शन है, रिकवरी कोई हुई नहीं है, रोल जो एट्रीब्यूट किए हैं हमारी कोई प्रेजेंस है, सिर्फ हमने कुछ किया ही नहीं है। ये जितने भी हम ग्राउंड्स ले रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं? मेरिट पे बेल आर्गू कर रहे हैं। अच्छा, ये बेल फॉर इंस्टेंस हमने फ़ाइल की थी मैजिस्ट्रेट के पास। देखें जो हमारा स्केड्यूल 2 है उसमें बताया गया है ना कि हर ऑफेंस कहाँ पे ट्रायल होना है। कितनी दफ़ा हम इसको कर चुके हैं। अगर एक ऑफेंस ऐसा था जो कि मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल उसका होना था, हमें स्केड्यूल 2 का लास्ट कॉलम बता रहा है, तो हम उसकी बेल कहाँ पे फाइल करेंगे? अगर कोई सेशन कोर्ट का होगा ऑफेंस 302 हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, वो सेशन कोर्ट में ट्रायल होता है ना, हम उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल कहाँ पे फाइल करेंगे? यहाँ पे फाइल करेंगे। दूसरी बात होगी। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैजिस्ट्रेट ने हमारी बेल खारिज कर दी, उसने हमें पोस्ट अरेस्ट बेल जो हमारी थी अलाउ नहीं की, हमारी डिसमिस कर दी,
फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, इससे जौन सी हायर कोर्ट होगी, मैजिस्ट्रेट से ऊपर कौन सी कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट होती है, वहाँ पे हम क्या फ़ाइल करेंगे, वहाँ पे हम क्या फ़ाइल करेंगे, उसकी अपील करेंगे जो हमारी बेल उन्होंने डिसमिस की है। वेरी रॉन्ग। जो बेल होती है इसकी कोई अपील नहीं होती। एक कोर्ट में हमने बेल फाइल की, पोस्ट अरेस्ट बेल, उन्होंने हमारी डिसमिस कर दी, हम उसकी अपील नहीं सेशन कोर्ट में फाइल करेंगे, हम सेशन कोर्ट में दोबारा अपील पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करेंगे, उसके फैसले की अपील नहीं हम फाइल करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा पोस्ट अरेस्ट बेल ही अंडर सेक्शन 497 फाइल करेंगे, सेपरेट पिटीशन, हम अपील नहीं फाइल कर। समझ आई है या नहीं आई अभी भी, या पहले भी चली गई है? सर हाई कोर्ट इसके बाद जा सकते हैं? यहाँ पे अगर इन्होंने भी डिसमिस कर दी तो फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, वहाँ पे 497 की पिटीशन फाइल करोगे कि निचली दोनों कोर्ट्सों ने हमारी बेल खारिज कर दिया, आप अलाउ करो। लेकिन वहाँ पे आप अपील नहीं कर रहे हो, आप फिर पिटीशन फाइल कर रहे हो, न्यू पिटीशन। अच्छा, ये इसका प्रोसीजर आ गया। इसके बाद जो हमने लिखा था फ्रेश ग्राउंड, यहाँ पे आ गए थे। मैंने कहा कि ये हमने सारे ग्राउंड अपने ले लिए हैं, तो इसका मतलब है हमने केस को मेरिट पे आर्गू किया है। ऐसे ही हो गया, हमारी बेल होगी डिसमिस, बंदा अंदर है, एक्यूज अंदर है, ठीक है, हमें बेल नहीं दी गई, हमने फिर सेशन में दी, अप्लाई किया, उन्होंने भी नहीं दी, हाई कोर्ट में गया, उन्होंने भी नहीं दी, हमें बेल नहीं मिली, इन शॉर्ट। लेकिन ये हम सारे अपने जो ग्राउंड्स थे वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। ऐसे ही है ना, हमने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, या सिर्फ मजिस्ट्रेट के बाद हमने कहीं और बेल नहीं फाइल की। हमने एक दफ़ा अपनी बेल को ऑन मेरिट आर्गू कर लिया, उसको फाइट कर लिया कि हमें मेरिट पे बेल दें, ये कंट्राडिक्शन है, केस हमारी फेवर में बनता है, लेकिन हमें बेल नहीं दी गई। हम चाहते हैं कि दोबारा एक बेल फाइल करें, हमारे पास उसके लिए फ्रेश ग्राउंड होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर वो जो मुल्ज़िम था वो बड़ा सख्त बीमार हो गया, ठीक है, हो गया है, अब हमारे जो सियासतदान हैं वो जैसे बीमार होते हैं, वो ये फ्रेश ग्राउंड, अब ये ग्राउंड उन्होंने पहले ना ली हो, पहले आप मेरिट पे कर रहे हो, बाद में वो बीमार हुए हैं, ये हमारी एक फ्रेश ग्राउंड बन गई है। तो हम पहली पिटीशन जो फाइल करेंगे वो हमेशा फिर उसी कोर्ट में फ़ाइल करेंगे जिसमें हमारा कोर्ट के पास ये पावर थी कि वो हमारा ट्रायल कर सके। मैजिस्ट्रेट के पास हमने पहली फ़ाइल की, सारी एग्जॉस्ट कर ली ऑन मेरिट, हमें बेल नहीं मिली। उसके बाद मुल्ज़िम 3 महीने के बाद बड़ा बीमार हो गया, तो मेडिकल ग्राउंड पे जब हम ये बेल फाइल कर रहे हैं, ये एक फ्रेश ग्राउंड है हमारा। जब भी हमने कोई भी फ्रेश ग्राउंड लेनी है, कोई भी हमारी फ्रेश ग्राउंड अराइज हो रही है, तो हमने ट्रायल कोर्ट में दोबारा पिटीशन फाइल करनी होती है पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए, ठीक है। फ्रेश ग्राउंड समझ आ गई। जब हम कोर्ट्स में जाते हैं ना, दूसरी दफ़ा जब हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं, तो वहाँ पे हमने डेफिनेटली मेंशन करना होता है, सर्टिफिकेट देना होता है कि ये फ़र्स्ट बेल पिटीशन है, ये फ़र्स्ट पोस्ट अरेस्ट बेल है। अगर दूसरी फ़ाइल की है तो हमने सेकंड लिखना होता है, साथ मेंशन करना होता है कि इस डेट को हमने पहली यहाँ पे इस कोर्ट में फ़ाइल की थी, जो कि हमारी डिसमिस हो गई थी ऑन मेरिट, ठीक है। तो अब हम ये सेकंड जो पिटीशन फाइल करेंगे वो किसी फ्रेश ग्राउंड पे ही होगी और उसी कोर्ट में होगी जिसमें ट्रायल होना था। अच्छा, एक बात और, फ्रेश ग्राउंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट्स में हमें अक्सर दूसरी दफ़ा जो पिटीशन फाइल की जाती है तो उसमें फ्रेश ग्राउंड होता है। अब एक और लेटेस्ट जजमेंट भी आ गई है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो आपने फ्रेश ग्राउंड भी लेनी है ना, ये आपने ऐसी फ्रेश ग्राउंड हो जो कि आपके पास जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मेरिट केस को आर्गू कर रहे थे तब आपके पास अवेलेबल नहीं थी। फॉर इंस्टेंस, एक वो पर्सन जो है वो शुरू से ही बीमार है, ठीक है, लेकिन हमने ऑन मेरिट आर्गू कर ली, उसका मेडिकल का नहीं मेंशन किया कि वो बंदा बड़ा बीमार है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक है, तो ये हमारी फ्रेश ग्राउंड नहीं कंसिडर होगी। अब उन्होंने ये कह दिया कि जो भी आपके पास ग्राउंड्स हैं वो एक दफ़ा पहली पिटीशन में ही ले लो। जब आप दूसरी पिटीशन किसी फ्रेश ग्राउंड की बेस पे कर रहे हो और आपके पास वो फॉर द फर्स्ट टाइम अवेलेबल थी और आपने उसको मेंशन नहीं किया तो हम नहीं मानेंगे। कैसे? मैंने जब पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप
पहले कोई ग्राउंड अवेलेबल है नहीं क्लेम करते तो बाद में आप नहीं। हाँ, ये अब इस पे जजमेंट है ये ना, पहले इसको इतना कंसिडर नहीं करते थे, पहले ऑन मेरिट आर्गू की, फिर बीमारी का ले आए 3 महीने बाद, जैसे हमारे ये जरदारी का आपने लिया, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, कितनी बीमारियों में रहे हैं ये। आजकल देखो घोड़े की तरह फिर रहे हैं हर जगह, है किसी को कोई कमर दर्द या कुछ भी। सो ये आ गई। अच्छा, फ्रेश ग्राउंड की समझ आई है या नहीं आई? सर्विस हो गई, ये फर्दर ग्राउंड और फ्रेश ग्राउंड यहाँ पे आके ना, पहले उन्होंने ऑन मेरिट लिए ग्राउंड्स, ये फिर फ्रेश ग्राउंड कब लेंगे और कब नहीं ले सकते। यार अगर एक बंदे की बेल डिसमिस हो गई है, ठीक है, वो हाँ ऑन मेरिट थी, उसने जो जो ग्राउंड्स अवेलेबल थे सारे ले लिए, उसके बाद फिर उसको पता लगा कि इसको ना दिल की बीमारी है, 4 महीने बाद पता लगा जब वो जेल में ही था, ठीक है, वो बेल पे तो नहीं था, वो जेल में था, तो यहाँ पे हम एक उसकी नई बेल पिटिशन आफ्टर अरेस्ट फाइल कर देंगे कि हमारे पास फ्रेश ग्राउंड ये है कि वो बंदा बीमार हो गया है, उसको बेल दे दी जाए। काशिफ अगर ये नहीं ना समझ आ रही, इतना क्लियर बात। आपने जो बात की थी ना पहले के, जो लिखा हुआ नहीं होगा, अभी जो फखर साहब ने बात की थी, वो उससे थोड़ा सा बस आप जेहन में ये रखो कि जो फ्रेश ग्राउंड लेनी है ना, कभी भी ले सकते हैं, कभी भी, न्यू पिटीशन। हाँ कभी भी आप ले लो, आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी कोई न्यू ग्राउंड अराइज हो रही है तब आप ले लो, ठीक है। लेकिन वो आपके पास ग्राउंड जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप बेल आर्गू कर रहे थे तब आपके पास नहीं होनी चाहिए, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, बाद में भी ले लो, जब मर्जी ले लो, डिसीजन से पहले। हाँ डिसीजन से पहले ले लो। अब ये डिसीजन के बाद बेल अप्लाई करने का कोई फ़ायदा है? अगर बंदा वैसे ही बरी हो रहा है तो हम उसकी बेल पिटिशन के फ्रेश ग्राउंड आ गया ट्रायल से पहले आप इसलिए पूछ रहा था। नहीं यार फैसले के बाद, फैसले से पहले जब मर्जी ले लो। ये वैसे सवाल है कि क्या एफआईआर के बगैर भी बेल अप्लाई कर सकते हैं? सर ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं कि एफआईआर के बगैर ही बेल फाइल कर सकते हो, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जब तक आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, ये 498 की कोई जो ABC है ना, उनमें ये लिखा हुआ है बाकायदा कि आप बेल नहीं फाइल कर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी एफआईआर नहीं भी हुई तो बेल फाइल कर दो, नहीं हो सकती। बेल में बताना पड़ेगा अगेंस्ट व्हिच ऑफेंस। अब ये हमने हैं बिफोर अभी हमने क्या प्री अरेस्ट बेल पे हम गए हैं, हम पोस्ट अरेस्ट में खप रहे हैं, ज़रा इसको कर लेने दो। अच्छा जी जी, नहीं वो फर्स्ट पिटीशन है, उस कोर्ट में तो आपकी फर्स्ट पिटीशन है ना, आप ये करोगे कि सेशन कोर्ट में मेरी पहली, जब हम फ्रेश ग्राउंड लेके आ रहे हैं तो हम सेशन में नहीं फाइल करेंगे, हम हाँ ये वहाँ पे लिखोगे आप सेकंड पिटीशन है, क्योंकि पहली पिटीशन आपकी ऑन मेरिट मैजिस्ट्रेट ने खारिज की, लेकिन उस जी जी मतलब सर उसी कोर्ट में अगर दोबारा आना है तो साथ मेंशन करना है सेकंड पिटीशन ऑन द फ्रेश ग्राउंड। यानी कि फ्रेश ग्राउंड पे क्लिक नहीं, उसी कोर्ट में होंगे। देयर आर नो लिमिट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ। हाँ जितनी मर्जी आप दे लो, फ्रेश ग्राउंड होना चाहिए, फ्रेश ग्राउंड होना चाहिए, यानी वो एक नया। देखें अब तक जो हम बेल्स कर चुके हैं 10 साल से ऊपर अगर हो तो प्रोहिबिटरी क्लॉज में वो फॉल नहीं करता, फिर टेंटेटिव और डीपर टेंटेटिव असेसमेंट होगी, डीपर नहीं होगी, जिसकी एग्जांपल हम कर चुके हैं। हमने अपने केस को 490F में फर्दर इंक्वायरी में लेके आना होता है, जिसमें ये हम ग्राउंड्स इतने सारे डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे ग्राउंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम कर रहे हैं तो हम ऑन मेरिट उसको आर्गू कर रहे हैं। जब हम ये सारे अपने ग्राउंड ले रहे हैं तो हम मेरिट को ही डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही हो गया ना। उसके बाद हमारी अगर डिसमिस होती है, बंदा अंदर है, कोई फ्रेश ग्राउंड आ गया तो हम उसकी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अगर हम फर्स्ट टाइम मजिस्ट्रेट के पास बेल की पिटीशन अप्लाई कर रहे हैं सर, और उसने हमें ऑन मेरिट जो है खारिज कर दिया है, तो सेशन से पहले हमें याद आया कि हमारा एक फ्रेश ग्राउंड हमें मिल गया है, कि जिसके बेस पर हमें फिर मैजिस्ट्रेट में ही दायर करोगे, दोबारा सेम कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट में करोगे, बिल्कुल फौरन ही? फ़ौरन कर दो। बेल पिटीशन की फाइल कोर्ट में होगी सर? हाँ जी, बेल पिटीशन सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं, आता है। शेड्यूल 2 बताएगा अंडर विच स्टेट के सामने वो कॉग्निजेंस पिटीशन होगी, वो एप्लीकेशन है। कोर्ट में पिटीशन होगी, कोर्ट सब पिटीशन। सर ये जो 497 है ये पिटीशन है, सेपरेट पिटीशन है, ट्रायल कोर्ट में होगी, वो जो भी ट्रायल कोर्ट है, सेशन है या मैजिस्ट्रेट है, उसमें होगी। अच्छा 497 में अभी तक हम जो कर चुके हैं, उसके बाद जो मेन हमारा ग्राउंड आया था वो फर्दर इंक्वायरी में था,
ठीक है। इसके बाद हमने फ्रेश ग्राउंड पे काफ़ी कर लिया। एक और अंडर 16 years old वगैरह। अब ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड, एक सिनेरियो बनाते हैं। एक पर्सन ने ऑन मेरिट अपनी बेल आर्गू की, डिसमिस हो गई। उसके बाद 3 महीने बाद कोई फ्रेश ग्राउंड आई, वो भी डिसमिस हो गई। वो बंदा अंदर ही है, उसकी ज़मानत नहीं हो रही, जो मर्ज़ी कर ले उसकी ज़मानत नहीं हो रही। 302 का प्रिंसिपल एक्यूज्ड है, ठीक है, मर्डर के केस में नहीं बेल हो रही। अब यहाँ पे 497 में 2 सिचुएशंस बताई गई हैं कि अगर तो किसी पर्सन ने डेथ के कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ है, ठीक है, अगर उसकी पनिशमेंट डेथ है, जैसे हम 302 पीपीसी कर रहे हैं, इसकी पनिशमेंट डेथ है, तो यहाँ पे जिस दिन से वो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको 2 साल गुजर गए हैं, ठीक है, उसकी ज़मानत नहीं हुई, वो बंदा अंदर ही है। 2 साल गुजर चुके हैं। अगर तो वो मेल है, फीमेल 1 साल, आज अरेस्ट हुआ, उसके बाद 2 साल गुजर चुके हैं। मेल था, 302 का प्रिंसिपल एक्यूज था, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे दोबारा, ये भी एक फ्रेश ग्राउंड है, वो ट्रायल कोर्ट में नई पिटीशन फाइल कर देगा ऑन द स्टैट्यूटरी ग्राउंड कि 2 साल गुजर चुके हैं, मेरा ट्रायल कंप्लीट ही नहीं हुआ, मुझे बेल दी जाए, ठीक है। अगर फीमेल है तो 1 साल। सर जब उसने किया डेथ का तो फिर क्यों उसको अलाउ किया गया कि स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे दोबारा से? भाई अब 497 में लिखा हुआ, मैं इसका क्या दूँ? ये बनाने वालों ने एक कंसेशन दे दी है, उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने कानून में लिख दी है कि अगर डेथ की उसकी सज़ा है और 2 साल गुजर गए हैं, मेल है, तो हमने उसको बेल दे दो। अब उन्होंने 497 को पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है। अब उसकी लॉजिक क्या है कि जब तक एक पर्सन गिल्टी नहीं हो जाता, उसका ट्रायल पूरा नहीं होता, तब तक तो वो इनोसेंट है। 2 साल के अंदर भी आप उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं कर रहे हो, क्यों? करो कंप्लीट। अगर वो गुनाहगार है उसको सज़ा दो, अगर वो नहीं है गुनाहगार तो वो बाहर है। इस वजह से ये डाली गई है कि भाई इतना टाइम पीरियड गुजर जाए तो इनको बेल दे दो। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ नहीं है, कोई भी और उसकी पनिशमेंट है, तो अगर मेल है 1 साल, फीमेल आ गई तो 6 महीने गुजर गए हैं, इनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनके पास एक राइट है कि वो दोबारा ट्रायल को कोर्ट में स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे दोबारा पिटीशन फाइल करें कि हमें ज़मानत दी जाए। कितना आसान लग रहा है इसमें? लेकिन देखें, कानून में तो हमें लिख दिया उन्होंने कि 2 साल तक उसकी डेथ की, 302 का मुलजिम था, 2 साल तक उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जब हम ये पिटीशन फाइल करेंगे ना, ये हम ऑन मेरिट नहीं कर रहे, ये एक फ्रेश ग्राउंड में, या अब इसको समझने के लिए हो सकता है कि एक 302 का मुलजिम था, उसको पता था मेरी ज़मानत होनी नहीं है, उसने ऑन मेरिट कभी पहली पिटीशन फाइल ही नहीं की, उसने इंतज़ार किया कि मैं 2 साल पूरे हों और मैं पिटीशन लगाऊं कि मुझे बेल दी जाए। उसको पता है कि मुझे ज़मानत नहीं होनी, तो वो 2 साल के बाद डायरेक्ट भी ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि 2 साल गुजर गए, मेरा ट्रायल नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पहले कर ली है तो उसके बाद ये एज ए फ्रेश ग्राउंड ही आ रही है। अब इसमें पिटीशन फाइल करते हो, नोटिसेस हो जाते हैं अपोजिट पार्टी को, ठीक है। हर बेल पिटीशन में कंप्लेनेंट को नोटिस होने होते हैं। ये नहीं हो सकता कि प्रोसिक्यूशन को सुने बगैर ही कोर्ट मेरिट उस बेल का डिसीजन कर दे।
बेलेबल की कहानी तो सिंपल है ना, उसमें तो नोटिस कर क्या नोटिस करने, वो तो आप फाइल करोगे, उसमें समटाइम्स होता है कि आप पटिशन ना भी लिखो ना, जब उसको वो रिमांड के लिए पेश करें बंदा जाए कह देता है सर ये बेलेबल ऑफेंस है, वो उसी वक्त ही वो कहते हैं मैं चल के इतने के जमा करवा दो, वो उसमें कोई झंझट है ही नहीं, उसमें टेंशन ही नहीं लेनी। अच्छा इसमें आ जाओ, ये नोटिस हुए, उसके बाद मोस्टली कोर्ट क्या करती है, अगर तो ये हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है, अगर पहले ट्रायल कोर्ट में फ़ाइल की उन्होंने डिसमिस कर दी कि हम नहीं मानते, ये मोस्टली जो पिटिशंस होती हैं ये हाई कोर्ट में जाती हैं, नीचे से वो कोर्ट्स कभी भी ट्रायल कोर्ट नहीं इसको लेती कि 2 साल गुजर गए हैं कि हीनियस ऑफेंस है हम नहीं लेते। देखें बेल है डिस्क्रिशन, ये इसमें टोटल कोर्ट की डिस्क्रिशन है, 302 का मुल्ज़म है लेकिन ट्रायल कोर्ट कह सकती है कि ये हीनियस ऑफेंस है मैं नहीं छोड़ती इसको, या ट्रायल ख़त्म होने में अभी 3-4 महीने रह गए मैं बेल नहीं देता इसको, ठीक है, तो आप ऊपर हाई कोर्ट में चले जाते हो, सेशन का ये मैटर होगा ना, ये सेशन कोर्ट की है, सेशन कोर्ट ने नहीं आपको बेल दी स्टैट्यूटरी पे तो ये हाई कोर्ट में आप जाते हो, और नॉर्मली हाई कोर्ट में जाती हैं ये बेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करती है, नोटिसेस इशू करने के बाद वो ट्रायल कोर्ट से कहती है कि रिपोर्ट भेजो, रिपोर्ट ये भेजो कि ये जो ट्रायल 2 साल में कंप्लीट नहीं हुआ ये किसकी गलती है, क्या ये जो एक्यूज़ है ये डिले करी जा रहा है, अपने इसका वकील जाके पेशियां ले जा रहा है, अगर तो इसकी वजह से डिले हो रही है तो फिर ये बेल नहीं मिलती। ज़ाहिरी बात है एक बंदे ने नीयत ये रखी हुई है कि मैंने ट्रायल को डिले करना है ताकि मैं अपनी बेल फाइल कर सकूं, पता है वो गुनाहगार है, उसने किया हुआ मेरी बचत नहीं है, तो वो ये हो सकता है कि जो पार्टी होती है ज़रा कमज़ोर जिसका केस, वो हमेशा डिले करते हैं, फिर लंबा लेके जाते हैं। एक्यूज़ के पार्ट पे अगर डिले है उस ट्रायल को कंप्लीट ना करने के लिए तो इसको बेल नहीं दी जाएगी। कोर्ट ये देखती है इसमें कि ट्रायल में कितने विटनेसेस हो गए हैं, कितने रह गए हैं, वो सारा रिपोर्ट में लिखा आता है। अच्छा अगर तो ये डिले एक्यूज़ के पार्ट पे नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे है, फिर इसको बेल दे देनी चाहिए, ठीक है, बेल इसको दे देनी चाहिए। बट इवन देन कोर्ट यहाँ पे क्योंकि ये 302 का प्रिंसिपल ऑफेंडर है तो कोर्ट यहाँ पे ये करती है कि डायरेक्शन दे देती है कि विद इन 3 मंथ्स जी इसका ट्रायल कंप्लीट करो, ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दे देती है कि हम बंदा नहीं छोड़ रहे, ये आप ना इसका ट्रायल कंप्लीट करो, 3 माह की डायरेक्शन दे रहे हैं या 4 माह की, जितनी भी कोर्ट समझे। तो नॉर्मली स्टैट्यूटरी ग्राउंड लेते हैं, एक्यूज़ के पार्ट पे है फिर तो मिलनी ही नहीं बेल, अगर प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे है फिर उसका राइट है। इवन देन कोर्ट की ये कोशिश होती है कि जो डेथ का मुल्ज़िम है, डेथ के ऑफेंस का, तो वो कहती है कि डायरेक्शन दे देते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ कि 4 महीने में 3 महीने में इसका ट्रायल कंप्लीट करो। कोर्ट ये भी देखती है कि इन जो रिपोर्ट आती है उसमें ये भी कोर्ट देखती है कि कौन सी डेट को कौन कौन से विटनेस आए थे, क्या इसका एक्यूज़ का जो काउंसिल है वो जेरा ही नहीं कर रहा, किस तरह डिले हो रही है, कौन ज़्यादा इस केस को लटका रहा है। सो ये सारा कुछ कोर्ट ने देखना होता है। सर अगर ये सेशन कोर्ट में फाइल हुई है वो भी डायरेक्शन दे सकती है ट्रायल कोर्ट को? अगर सेशन कोर्ट खुद ही उसका ट्रायल कर रही है तो खुद को कैसे डरे? खुद नहीं करी तो अगर सेशन कोर्ट 302 है ना, सेशन में ट्रायल चल रहा है, यहाँ पे ही हमने बेल पिटीशन फाइल कर ली स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे, 99% नहीं ली जाती क्योंकि कोर्ट को भी पता होता है, अब ट्रायल कोर्ट वो खुद ही ट्रायल कर रही है, उसको पता है कि क्यूज़ ही डिले करी जा रहा है, वो नहीं देती, या उसको लगता है कि अब ये कंक्लूड होने वाला है केस, 2-3 महीने की बात है, वो बेल नहीं देती, लेकिन वो खुद को डायरेक्शन नहीं दे सकती। डायरेक्शन हमेशा जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को देती है, उसकी जो सबॉर्डिनेट होती है। सो स्टैट्यूटरी ग्राउंड भी हमारा आ गया यहाँ तक। अब पूरा ये 497 में से हम निकल गए हैं, सर नॉन प्रोहिबिटरी हैं नॉन प्रोहिबिटरी 16 इयर्स, और जो बुजुर्ग हैं उनको बेल मिल जाती है। वो तो कि
उनको तो जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो 16 साल से जिनकी उम्र कम होती है, उनको एक कंसेशन कोड देती है कि ज़रा उनका केस और तरह देखो। 16 साल वाले कम जो माइनर है वो तो वैसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आ जाते हैं। 498 प्री अरेस्ट बेल। आप लोगों ने 498 सेक्शन पढ़ा है? कोई समझ आई है उसकी? सर कोर्ट ने फिक्स किए होते हैं प्राइजेस वगैरह जो शॉर्टेज होती है, और उसके अलावा कोर्ट भी कहती है कि जिसको बेल चाहिए 498। देखो, जब सेक्शन पढ़ते हैं ना, हमें कुछ पता नहीं लगता कि 498 में कहा गया है। बेसिकली वहाँ पे वास्ट पावर दे दी गई है कि हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट है वो बेल दे सकती हैं। सिंपल ये कहा है, वो जितनी उनको शॉर्टी लगती है वो दे सकते हैं। अब इसके प्री अरेस्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे 497 में पोस्ट अरेस्ट के बता दिए गए हैं ना, वो हमें इस सेक्शन में नहीं मिलते। वो कोर्ट्स ने अपने फैसलों में, हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किए हैं कि कौन से होंगे तो प्री अरेस्ट बेल देनी है। ठीक है, अब इस बात को गौर से समझना है आप लोगों ने। एफआईआर हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी है। ठीक है, 14 दिन में चालान जमा करवाना है। अब ये इसमें अगर कोई जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर ये 302 का केस है, मर्डर केस है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, उससे कोई रिकवरीज वगैरह वो करना चाहती है। ठीक है, उसका फर्स्ट वर्जन लेना चाहती है कि वो क्या कहता है, उससे भी तो तफ्तीश करनी है ना। लेकिन एफआईआर रजिस्टर हुई और हमने कॉपी लेके 498 में प्री अरेस्ट बेल फाइल कर दी। इसका मतलब ये है कि हम ये जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था इसको स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम पकड़े ना जाएं। ठीक है, ये इसीलिए ये जो नॉर्मल कोर्स है हमारा एक क्रिमिनल केस का, उसको जब हम बाईपास करके कोर्ट को कहते हैं हमें प्री अरेस्ट बेल ही दे दो, हमें अरेस्ट ही ना किया जाए, 302 का मुल्ज़म कह रहा है, तो ये अगर ग्रांट की जाएगी तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ग्रांट की जाएगी। इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है प्री अरेस्ट बेल का। ऐसे ही हो गया। आप खुद सोचें ना, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को मैं ज्वाइन कर लूँगा लेकिन मुझे गिरफ्तार ना करो। नॉर्मली तो 302 का मुल्ज़म है, उसको जी पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, पुलिस कह रही है कि हमने अरेस्ट करना है इसको, लेकिन हम 498 की पिटीशन लगा के बैठे हुए हैं कि जी हमें ये रिलीफ़ दिया जाए, हमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ़ दिया जाए कि हमें गिरफ़्तार ना किया जाए। यही मांग रहे हैं ना। और मांग भी हम ये रहे हैं कि जब तक केस फाइनली डिसाइड नहीं होता तब तक हमें बेल दी जाए। ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गए, स्कोप लिमिटेड हो गया। अब इसके जो ग्राउंड्स हैं, फोर 498 में नहीं मिल रहे, लेकिन इसको हायर कोर्ट्स ने, सुपीरियर कोर्ट्स ने डिटरमिन कर दिया। नंबर 1, मेलाफाइडी एंड अल्टीरियर मोटिव्स। जब हम आर्गू करने जाते हैं ना प्री अरेस्ट बेल, तो कोर्ट्स हमें कहती हैं कि मेलाफाइडी क्या है। मेलाफाइडी बताओ, व्हाट इज़ द मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और पुलिस, इनकी क्या मेलाफाइडी है। मेलाफाइडी का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो बदनीयती, और अल्टीरियर मोटिव्स का कोई छुपे हुए कोई मकासद, मैं वो वर्ड ही नहीं यूज़ करना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे उसके हिडन मोटिव्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है। अल्टीरियर मोटिव एंड मेलाफाइडी।
बेसिकली फर्स्ट थिंग वी नीड टू इस्टेब्लिश इन प्री अरेस्ट बेल वो ये है कि हमारे खिलाफ ये झूठा केस क्यों दर्ज किया गया। हमने कोर्ट को इस बात पे सेटिस्फाई करना कि हमारे खिलाफ ये मुकदमा झूठा है, सरासर गलत है, ये इनकी बदनीति थी, ये अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं, जिस वजह से इन्होंने ये FIR हम पे लॉन्च करवाई है। ठीक है, ये मेन ग्राउंड है प्री अरेस्ट बेल का कि हमारे ये सिरे से केस ही गलत है जी। ये पुलिस वालों की कोई इसमें बदनीति है, उस कंप्लेनेंट की कोई बदनीति है, वो क्या अचीव करना चाहता है, गवाह क्यों मेरे ख़िलाफ़ झूठी गवाही दे रहे हैं इस केस में, हमने ये साबित करना होता है, पहली बात। दूसरी बात इसके साथ प्लस फर्दर इंक्वायरी, जिसको हम पोस्ट अरेस्ट बेल में इतना डिस्कस करके आए हैं, वो सारे ग्राउंड भी इसमें हम लेंगे प्री अरेस्ट बेल में। समझ आ गई? हमारे खिलाफ नहीं हो जाएगा क्या अगर हमें पता है कि हम ही गलत हैं, फिर भी हम ये ग्राउंड ले रहे हैं? यार फराज, में जाएंगे तो आप छोड़ दो इस बातों को, जो कह रहा हूँ ना आप नोट कर लिया करो, एंड पे यार जो क्वेश्चन आए ना उसको पूछ लिया करो। अब कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे करते हो, मुझे बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन वो अजीब होते हैं। एनी हाउ, फर्दर इंक्वायरी के जो हमने ग्राउंड लिए थे 497 में, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि क्या मिली भगत थी पुलिस की उस कंप्लेनेंट के साथ कि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया, जिनमें अगर आम देखें तो जी हम कहते हैं जी सियासी मुखालफत है, इस वजह से ज़ाती रंजिश, फिर जी हमारी ख़ानदानी लड़ाई है। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं, जायदाद का तनाज़ा है, हमारे पहले भी सिविल मुकदमात हैं आपस में, हमारे पहले भी फौजदारी मुकदमात हैं, ठीक है, रिश्ते का तनाज़ा, वो भी लिख दो, वो ख़ानदानी लड़ाई, इस तरह के तनाज़ात जितने भी हैं हम इनको सामने लेके आते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे इन्हीं पार्टीज़ के कंप्लेनेंट के और एक्यूज़ के आपस में किसी प्रॉपर्टी को लेकर सिविल सूट चल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ क्योंकि ये मुकदमात चल रहे हैं, इस वजह से उनको काउंटर ब्लास्ट करने के लिए इन्होंने ये हम पे झूठी FIR करवा दी। मैं जी फ़लाने MNA की जो इमाम पे ये FIR दर्ज करवाई गई है, मैं उसका कारकुन नहीं हूँ, मैं उसके अगेंस्ट वोट कास्ट करता हूँ, इस वजह से दबाने के लिए। हमारी ख़ानदानी लड़ाई है जी, शुरू से चलती आ रही है पुश्तों से, उस वजह से ये FIR झूठी हम पे करवा दी है। हमारे फौजदारी मुकदमात आपस में चल रहे हैं, हमारी जायदाद के तनाज़ात हैं। फिर अगर 489F में आ जाओ, हम कहते हैं जी कि मेलाफाइडी साबित करनी है, हम कोई एक ऐसी ले आते हैं चीज़ जिससे ये लगता है कि चेक जो दिया गया था वो गारंटी के तौर पे दिया गया था, हमारी कोई क्या कहते हैं उसकी सेल पर नहीं, वो गारंटी के तौर पे एक चेक दे दिया गया कि होता है ना गारंटी में, वो इसमें फॉल नहीं करती। हमारा बिज़नेस ट्रांजैक्शन थी, हमारा आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था, हमारा बिज़नेस था, उसमें एक चेक बाउंस हो गया, ठीक है, वो चेक गारंटी का दिया गया था, नॉर्मली दिए जाते हैं, लेकिन उसने FIR में अगर लिखवाया हुआ कि मुझसे ये 10 लाख रुपए उधार लेने आया था, तो हम क्या करेंगे, हम वो जो हमारा एग्रीमेंट है उसको कोर्ट के सामने ले जाएंगे, ये देखें जी इसकी बदनीति है, सिर्फ ये हमें ब्लैकमेल करने के लिए इसने ये FIR झूठी करवा दी है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये चेक नंबर जो है एज ए गारंटी दिया गया, ठीक है ना, मेलाफाइडी बदनीति आ रही है ना उसकी। सो ये आ जाती हैं ग्राउंड्स जो मेन है। मेलाफाइडी आपने साबित करनी है, उसके कौन से अल्टीरियर मोटिव, कौन से ऐसे मकासद हैं जो कि हमारे ख़िलाफ़ वो। अब देखें इसमें एक और आ जाता है, अगर जो विटनेस हैं, एक ग्राउंड मैंने पीछे भी छोड़ गया, जो विटनेस है 497 पोस्ट अरेस्ट में भी आता है, जो विटनेसेस हैं वो अगर रिलेटिव्स हैं आपस में, ठीक है,
कोई जो मुदई था उसका चचाजाद भाई है, एक मामूजाद भाई है, वो विटनेस बने हुए हैं। उनमें से एक कराची रहता है, एक लाहौर रहता है। अक्रंस हो रही है मुल्तान में, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट क्यों थे? यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, ठीक है। इसका मतलब है वो एफआईआर झूठी है। सो हम ये सारे ग्राउंड्स मिला के हम साबित करना हमें करना होता है कि ये मेलाफाइडी है, ये इस कंप्लेनेंट की बदनीति है, जिसकी वजह से इसने हमारे अगेंस्ट ये फॉल्स एंड फ्रिवलेस एफआईआर दर्ज करवा दी। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी जो पीछे लेके हमने पढ़ी है 497 में, उसके सारे ग्राउंड्स भी इसके साथ यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। एक वर्ड है काउंटर ब्लास्ट, क्योंकि सिविल क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये हमारे पे मुकदमा करवा दिए, ठीक है। पहले हमने हमारी लड़ाई हुई थी, उसमें इन्होंने हमें ज़ख्मी किया था, हमने एफआईआर कराई, अब इन्होंने हमारे पे ये झूठी करा दिया, अपने आप को खुद ही ज़ख्मी करके। यहाँ तक अगर समझ नहीं आई तो बताओ, ठीक है। अब आ जाओ इसकी फाइलिंग पे। प्री अरेस्ट बेल जब हम फाइल करेंगे, वो पर्सन अभी अरेस्ट तो नहीं हुआ, इसी वजह से वो प्री अरेस्ट बेल फाइल कर रहा है ना। ये हमने प्री अरेस्ट बेल फाइल कर दी। पर्सन अभी तक कस्टडी में नहीं है, इसीलिए उसने पिटीशन फाइल की है। अब इसके साथ साथ मैं कुछ और भी इस पिटीशन में सीख करूंगा, वो ये होगा, अब ये मेन पिटीशन में प्री अरेस्ट बेल में हम कोर्ट से क्या मांगते हैं, मेन रिलीफ, कि जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता, इसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, इसका फ़ैसला नहीं होता, तब तक हमें बेल दे दी जाए, हमें अरेस्ट ना किया जाए। ऐसे ही हुआ। साथ हमने ये भी कोर्ट से मांगना होता है कि जब तक ये पिटीशन जो है वो डिसाइड नहीं होती कि क्या मुझे ये बेल फ़ैसला ख़त्म होने तक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे साथ इंटरम बेल भी सीख करेंगे। एड इंटरम कि जब तक ये बेल पिटीशन, यानी ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ को सुन के डिसाइड होनी है ना, जब तक ये बेल पिटीशन नहीं डिसाइड होती तब तक भी मुझे ये बेल, इंटरम बेल दो, जिसको उर्दू में कहते हैं अबूरी ज़मानतें। ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक पर्सन है, उसने मेन पिटीशन फाइल की, उसने साथ ये मांगा ही नहीं, पुलिस उसको उसी वक्त अरेस्ट कर सकती है, कोर्ट ने तो दी नहीं है आपको एड इंटरम बेल। सो जब हमने ये बेल पिटीशन फाइल की, इसके साथ हम इंटरम बेल भी मांगते हैं, और पहली डेट पे जब कोर्ट ने उसको नोटिस करने होते हैं तब साथ ही कोर्ट एड इंटरम बेल भी अगर चाहे तो ग्रांट करती है, और 100% करती होती है। प्रोसीजर प्रैक्टिस में हमारे यही है कि बेल फाइल की, कोर्ट पहली डेट पे बुरी ज़मानतें कह देती है, 1 लाख 1 श्योरिटी, या 2 लाख 2 श्योरिटी, या 10 लाख 1 श्योरिटी, जितने भी उसको जामन चाहिए हो, जितनी अमाउंट के चाहिए हो, वो कोर्ट करके अबूरी ज़मानतें दे देती है कि भाई जब तक ये बेल पिटीशन डिसाइड नहीं होती इसको अरेस्ट नहीं करना, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी साइड आती है और फिर आर्गूमेंट्स हो के ये मेन पिटीशन में डिसाइड होता है कि क्या इसको बेल देनी है या नहीं देनी। अब जो पोस्ट अरेस्ट बेल थी उसमें हमने पढ़ा था कि वो कहाँ पे फाइल करते हैं, पोस्ट अरेस्ट, जिस कोर्ट में ट्रायल चलना हो, जिस कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस लेनी। बट ये प्री अरेस्ट बेल ऑलवेज सेशन कोर्ट में ही हमने फाइल करनी। हमने 498 में पढ़ा है ना कि ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का तो जिक्र ही नहीं है। सो ऑलवेज सेशन कोर्ट में फ़ाइल करनी है। अगर डिसमिस होगी तो हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ये कभी भी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फ़ाइल नहीं होगी प्री अरेस्ट बेल, ये दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये बड़ा रिलीफ है एक किस्म का आप मांग रहे हो। अच्छा, इसमें जो ये एड इंटरम आपको दी जाती है ना बेल,
इसमें साथ इस एक्यूज को ये डायरेक्ट किया जाता है कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसने प्री अरेस्ट बेल फाइल कर दिया अब वो इन्वेस्टिगेशन का में हिस्सा नहीं लेगा, उसको फिर भी जाना पड़ेगा। वो अरेस्ट नहीं होगा बट इवन देन उसने उनके सवालों के जवाब जो भी उनसे तफ्तीश की जाती है उसमें उसने पार्टिसिपेट करना होता है। ये कंपलसरी है, जो भी उसने अपना वर्जन देना है वहाँ पे देगा। आज हुरैन पता नहीं क्यों परेशान बैठी है, इतना मुश्किल टॉपिक है तो नहीं। अच्छा, यहाँ तक समझ आई है कि देखो अगर बंदा एक अरेस्ट हुआ है तो उससे तो इन्वेस्टिगेशन होनी है। एक बंदा एफआईआर होते ही कह रहा है मुझे बेल दे दो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको इन्वेस्टिगेशन ही कह दे जाए कि आप ज्वाइन नहीं करोगे। इन्वेस्टिगेशन में तो फिर भी उसने जाना है, थाने जाना है, उस आईओ को मिलना है, जब बुलाना है उसने वहाँ पे जाना है। बस फ्रीडम ऑफ हाँ भाई, उसको उसकी फ्रीडम लिबर्टी कटेल नहीं होती कि उसको थाने में बंद कर दे, अदरवाइज उसने इन्वेस्टिगेशन में फिर भी जाना होता। एक और किस्म की भी हमारी बेल है आफ्टर कन्विक्शन, 426 CRPC। इसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। बंदा कन्विक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एक पिटीशन फाइल की जाती है। ग्राउंड फिर इसके थोड़े से इस तरह से डिफरेंस हैं कि पूरे चूँकि आ गई होती है आपके पास एविडेंस, पूरा ट्रायल कंडक्ट करके पूरी एविडेंस आके किसी को सज़ा दे रहे हो। सो ये थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट ज़रूर है ये बेल मिलना, लेकिन हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं 426। अब इसमें मैंने ज़्यादा नहीं जाना डिटेल में, बस इतना ज़हन में रखें। जो मेन हमारा था आगे काम वो था 497, फिर मैं उस पर चला गया हूँ नंबर 5, सब सेक्शन 5 कैंसलेशन। कैंसलेशन ऑफ बेल 497 सबसेक्शन 5 में ये पावर दी गई है कि आप इसमें कैंसलेशन में भी जा सकते हो किसी बेल की। अब इसमें आगे दो सिनेरियो ज़हन में रखें। फॉर इंस्टेंस सेशन कोर्ट ने ऑन मेरिट पोस्ट अरेस्ट बेल अलाउ कर दी। ठीक है, सेशन कोर्ट ने ऑन मेरिट पोस्ट अरेस्ट बेल अलाउ कर दी। अब जो कंप्लेनेंट था वो इसकी कैंसलेशन फाइल करेगा। अब ये ऑन मेरिट दी गई है तो वो कौन सी कोर्ट में फाइल करेगा? हाई कोर्ट में इसकी कैंसलेशन ये फाइल करेगा। ऑन मेरिट ली गई है, आपको एतराज़ है कंप्लेनेंट को कि ये बेल नहीं बनती थी, ये दे दी गई है, सो वो उससे जो हायर कोर्ट होगी उसमें ये कैंसलेशन फाइल करेगा। हाँ, ये भी पिटीशन ही है, सारी पिटीशन ही आप फाइल कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कैंसलेशन? अच्छा, दूसरी बात, एक और सिनेरियो भी आ जाता है। फॉर इंस्टेंस एक बेल दी गई है ऑन मेरिट, लेकिन उस बेल की जो कंडीशंस थी उनको एक्यूज अगर वायलेट कर रहा है तो फिर उसी कोर्ट में फाइल करेंगे जिसने उसको बेल दी हो। ठीक है, एक बंदे पे 489F का था कि बेल उसको दी गई, उसने कहा जी कि मैं पैसे दे दूंगा, एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, कोर्ट ने इस बात पे उसको बेल दे दी 489F के कि जो चेक की अमाउंट है ये कहता है कि मेरी किस्तें बना दो
मैं आपको क्लियर कर दूंगा 3 महीने में, 4 महीने में, वट एवर इज़ द अमाउंट। वो हो गया सेटलमेंट कोर्ट के दौरान और उसको बेल दे दी गई इसी कंडीशन पे कि वो 4 महीने के अंदर अंदर पैसे क्लियर करेगा। लेकिन फिर वो बाद में मुकर गया, उसने वो जो 4 महीने की किस्तें थी वो स्किप करनी शुरू कर दी, उसने वो नहीं पे की। तो हम यहाँ पे बेल कहाँ पे फाइल करेंगे? सेशन कोर्ट में। जिस कोर्ट ने उसको बेल दी थी, जिन कंडीशंस पे दी थी, उनकी अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो आप उसी कोर्ट में, फॉर इंस्टेंस He is not participating in investigation. वो इन्वेस्टिगेशन में, वो तो अच्छा आगे आ जाओ। इन्वेस्टिगेशन देखें, जब कोई जुडिशल हुआ है उसके बाद हम उसकी पोस्ट अरेस्ट फाइल कर रहे हैं तो उसकी पार्ट तक तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, तो वहाँ पे तो नहीं। अच्छा ये एक आ गई। अच्छा एक बंदे को ना पोस्ट अरेस्ट बेल मिली, उसने बाहर जाके गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया या पुलिस वालों का जो रिकॉर्ड है उसको गायब शायब करना शुरू कर दिया, तो हम उसकी बेल फाइल कौन सी कोर्ट में करेंगे? जिस कोर्ट ने उसको बेल अलाउ की थी। अब बेल उसको इस वजह से तो नहीं दी गई थी कि बाहर निकल के वो जो गवाह हों उनके घरों पे जाके वो हमले करने शुरू कर दे, उनको डराना शुरू कर दे। तो इस सिचुएशन में भी बेसिकली वो क्या कर रहा है इस किस्म के काम के करके कि जो उसको ये रिलीफ, ये कंसेशन कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि उसको पोस्ट अरेस्ट बेल अलाउ की है, वो उसकी नफ़ी कर रहा है, उसको उसके अगेंस्ट जा रहा है। वो ऐसे काम कर रहा है जो उसके केस पे इफ़ेक्ट करेंगे। जो ऐसी कंडीशंस उसने मानी थी वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। वो गवाहों को डराना शुरू कर दिया है, रिकॉर्ड को गायब करवाना शुरू कर दिया है। तो इस सिचुएशन में जिस कोर्ट ने उसको बेल दी है वहीं पे हम उसकी कैंसिलेशन भी फाइल करेंगे। क्लियर हुई है या अभी भी नहीं हुई? क्लियर हुई है या नहीं हुई? गौर से सुन लो। आई अब ये हुई है कि नहीं हुई क्लियर? 497 मेरिट पे। अच्छा ये जो हम प्री अरेस्ट पढ़ रहे थे ना, इसमें एक बात मैं और यहाँ पे कर दूँ। देखें, हमने कोर्ट को ये बताना होता है कि हम किसी तरह से भी इस ऑफेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये एफआईआर बिल्कुल ही झूठी है। मैं आपको ना इसकी एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। सियासी एग्जांपल है लेकिन समझाने के लिए बहुत परफेक्ट है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ एफआईए का केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें उनको परसों आई थिंक बेल दी गई है। उनकी प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म हुई है, ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने दी है। उसमें एलिगेशन क्या था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है 40 अरब की, जिसमें से 16 अरब रुपए की डायरेक्ट शहबाज शरीफ पे एलिगेशन था। अब शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मनी बाहर से इसके अकाउंट में आ रही है, इसके अकाउंट से आगे इसके मुलाजमों को जा रही है। वट एवर डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि इसके बैंक अकाउंट्स में इतने अरब की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। वो 4 ट्रांजैक्शंस हैं, 1-2 नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाएं हमजा शहबाज। वो कह रहा है कि जी मैं वो इस कंपनी का, ये जो शुगर मिल थी जिसमें ये ट्रांजैक्शन, रमज़ान शुगर मिल है, ये चौधरी है, पता नहीं कौन सी शुगर मिल है, उसके वो उस शुगर मिल का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बड़ा हेड है उनका। अच्छा अब गौर करें अगर, तो ये दोनों बातें कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हमजा शहबाज सीईओ है, हमजा शहबाज के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या ये बातें जो एलिगेशन लगाया गया था एफआईआर में कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये अमाउंट इनके बैंकों में आई है और यहाँ से फिर बाहर जाके फिर वापस आई है, क्या ये इनको कनेक्ट करता है इस ऑफेंस के साथ कि नहीं करता? कर रहा है। जब डॉक्यूमेंटेड आ गया, एक मान रहा है कि मैं सीईओ हूँ, दूसरे के ट्रांजैक्शनें आ रही हैं। अब उन्होंने कोर्ट में जाके क्या आर्गू किया? पहली बात तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन को ही चेंज किया ना। वो सारे प्रोसिक्यूटर जो थे, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई किधर जा रहा है, वो अपने लेके आए हैं बाजवा साहब को। उन्होंने इतने बड़े केस में 5-10 मिनट के आर्गूमेंट किए हैं और उन्होंने आके ये कोर्ट को कहा है कि जी ये क्या कहते हैं कि इनका रवैया बड़ा मुस्बत रहा है, ज़मानत के दौरान तो इनको कन्फर्म कर दिया जाए, इशारा दे रहे हैं कि जी कर दो कन्फर्म, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं हो। अच्छा अब इन्होंने आके जो मेन ग्राउंड लिया था शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने,
उन्होंने ये लिया था कि ये हमारे सियासी मुखालफत में झूठे केस बनाए गए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे ही है ये बना रहे थे ना। वो क्या साबित कर रहे थे कि मेलाफाइड है इस केस में कि ये जो केस बनाए गए हैं हमें सियासी तौर पे दबाव करने के लिए हमें ये हम पे एफआईआर झूठी दे दी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये क्या ग्राउंड बता रहे हैं, वो मेलाफाइड ही बता रहे हैं। छुपे हुए मकासद क्या है उनके, इनको दबाना है, इनको तबाह करना है, ठीक है ना। अब अगर केस को देखा जाए तो अगर तो आप वो बेशक ये ले रहे हैं ग्राउंड, उनका राइट है, उन्होंने लिया है, लेकिन अगर केस के फैक्ट्स पे देखें तो वो कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं इस केस से। सो ऐसी सूरत में प्री अरेस्ट बेल नहीं दी जाती कि अगर थोड़ा सा भी आपका कनेक्शन कहीं से उसके साथ अटैच हो रहा है ना, बेल नहीं मिलनी है आपको। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, कैसे बेल उनको नहीं दी जाएगी। सो ये फैक्ट्स हैं केस के, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा था कि पता लग जाए। अब उन्होंने मेलाफाइडी ये इस्टेब्लिश की, इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने डॉक्यूमेंट्स में भी था कि ये देखें जी ये कनेक्ट हो रहे हैं। अगर तो आप ऑफेंस से, फॉर इंस्टेंस 302 का एक मुलज़िम है, उसने आके एफआईआर फाइल की, ठीक है, सॉरी उसने आके बेल पिटिशन फाइल की। अब ये देखें कि वो कह रहा है जी हमारे सियासी झगड़े हैं, हमारी कोई ख़ानदानी लड़ाइयाँ हैं, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देखें जो 302 की एफआईआर हो गई है, पुलिस ने एफआईआर किया, मौके पे गए हैं, वहाँ पे 161 की स्टेटमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे वो इस्टेब्लिश करेगा कि मुझे ये बेल दे दो, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, डेथ की उसको सज़ा होनी है। कौन सा ऐसा ग्राउंड वो लेके आएगा जिससे ये इस्टेब्लिश हो कि उनके पार्ट पे मेलाफाइडी दे। वो यहाँ पे कहता है जी मैं था ही नहीं मौके पे, मैं तो उस दिन पेशावर था, प्ली ऑफ एली भाई। आप वहाँ पे बेल ग्राउंड पे ले सकते हो, लेकिन जो भी ग्राउंड आप ले रहे हो फिर आप वो इतना सॉलिड इस्टेब्लिश आपने करना है। प्री अरेस्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ है कि आप कह रहे हो कि जी मुझे पकड़ो ही ना, मुझे जो बाकियों को लेके जाते हो ना, तो उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा फिर आपके ख़िलाफ़ ये झूठी एफआईआर क्यों रजिस्टर हुई। आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि गवाह आपके ख़िलाफ़ क्यों झूठी एफआईआर। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसमें साथ ही जब हम फर्दर इंक्वायरी को ऐड करते हैं, जो पोस्ट अरेस्ट की ग्राउंड्स हैं वही अगर सारी यहाँ पे आती हैं, मसलन डिले है, एमएलसी और उसको जो रोल दिया गया उसमें कंट्राडिक्शन है, तो फिर उसको बेल क्यों ना हम दें। एक पर्सन ने कहा है कि उसने सर पे डंडा मारा, कंप्लेनर ने कहा कि जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई बी की। अब जो वो डंडा है वो वहाँ पे अगर मेडिकल में वो इंजरी नहीं है, डंडा उसके यहाँ पे है या शार्प एज वेपन से है, तो ये उसका फर्दर इंक्वायरी का ग्राउंड उसको प्री अरेस्ट में भी हेल्प आउट करता है। हमें ये बताना पड़ता है, ये सिर्फ मेलाफाइडी बता के नहीं घर चले जाना, हमने फर्दर इंक्वायरी के भी सारे ग्राउंड लेने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई। अब कोई सवाल है बेल से रिलेटेड तो बताओ। अच्छा ये एक मैं उसमें और बात ऐड कर दूं, हमें एड इंटरम दी जाती है ना बेल, शुरू में हमने देखा था, वो आपको बेल दे दी, मुचलके वगैरह ले लिए, उसके बाद जब वो मेन आर्गू होगा उस बेल पिटीशन पे, तो जो ऑलरेडी पहले ही उसको बेल दी गई है ना उसको कन्फर्म किया जाता है, ठीक है। अब तो क्लियर है ना। जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वहाँ पे शुरू में तो कोई बेल नहीं ना दे रही, वहाँ पे तो कोर्ट अलाउ करेगी कि इसको पोस्ट अरेस्ट बेल दे दो या डिसमिस कर देगी। प्री अरेस्ट में पहली वाली बेल को कन्फर्म किया जाता है। प्री अरेस्ट में हम वर्ड अलाउ यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं कन्फर्म होगी, वो इसीलिए कहते हैं। अब इन बेल्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लो, अब जितने मर्जी सवाल पूछो मैं बताऊँ। हाँ उसको कन्फर्म किया कि बेल तो उसको पहले दिया गया, अरेस्ट में तो वो ऑलरेडी है ही नहीं, तो फिर उसकी कन्फर्म कर देते, उसकी कन्फर्म की जाएगी। नहीं आप जितने मर्जी पूछो। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी देखिए उन दोनों की तो सारे की इकट्ठी हुई है ज़मानत दोनों की ना। अगर उसमें हमजा शहबाज की पहले बेल हो गई होती तो शहबाज शरीफ कह सकता था जी मेरे पे भी एलिगेशन यही है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसको आपने बेल दे दिया, हमजा को तो मुझे भी दो।
तो यहाँ पे वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होगा। ये नहीं कि इकट्ठी पे नहीं होता, किसी एक को पहले दे दी गई हो तो दूसरे कह सकते हैं सेम रूल वाले कि जी हमें भी दो। किसी को पहले पोस्ट अरेस्ट मिल गई हो, किसी को पहले प्री अरेस्ट मिल गई हो, दोनों में से कोई भी बेले अगर किसी एक एक्यूज़ को मिला है, दूसरे का रोल सेम है, तो वो अप्लाई कर सकता है। वो कह सकता है कोर्ट में हम ग्राउंड लेते हैं कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होता है यहाँ पर। ये अरेस्ट बेल है वो डायरेक्ट सेशन कोर्ट में होगी। हाँ जी, सर इसको डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। सर सेशन कोर्ट से ही हाई कोर्ट में जाएगा। सेशन कोर्ट से। अब ये आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। अच्छा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन हाई कोर्ट में एक सूरत में आप जाओगे जब आपने हिफाजती ज़मानत करनी। फॉर इंस्टेंस ए के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो गई है, ए उस वक़्त लाहौर में है, FIR रजिस्टर हो रही है मुल्तान में। अब इसने अगर प्री अरेस्ट लेनी है ए ने, तो ये पहले मुल्तान में जाएगा, लाहौर से वापस मुल्तान जाएगा, वहाँ पे सेशन कोर्ट में जाके प्री अरेस्ट बेल अप्लाई करेगा ना। लेकिन इसको ख़तरा है कि अगर मैं यहाँ पे सीधा मुल्तान चला गया, मुझे तो अरेस्ट कर लेना है, तो वो क्या करेगा, लाहौर की हाई कोर्ट में एक हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई कर देगा कि मुझे 3 दिन की, 1 हफ़्ते की बेल दे दो कि जिसमें मुझे अरेस्ट ना करें हुए और मैं मुल्तान की सेशन कोर्ट में जाके अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल करूं। ये सिर्फ उतने दिनों के लिए ही होती है, 2-3 हफ़्ते के लिए, उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाना होता है। हाँ जी, समझ आया? सर इस सिनेरियो रिपीट कीजिएगा, क्या सिनेरियो दिया था आपने? सिनेरियो ये था कि ए के ख़िलाफ़ एक FIR मुल्तान में होगी, मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ, मेरे ख़िलाफ़ एक FIR यहाँ पे रजिस्टर हो गई है आज। बाहर मैं या पाकिस्तान से बाहर हूँ या मैं लाहौर में हूँ, मैं पाकिस्तान में रह लेता हूँ, मैं लाहौर में हूँ। अब मुझे पता है कि मैं अगर मुल्तान वापस गया तो मुझे तो पुलिस ने फ़ौरन अरेस्ट कर लेना, मेरे पे तो FIR रजिस्टर हुई है। तो मैं क्या करूँगा, लाहौर में जहाँ पे मैं आज प्रेजेंट हूँ, वहाँ की हाई कोर्ट में मैं जाके हिफाजती ज़मानत के लिए फ़ाइल कर दूँगा कि जी मुझे बेल दे दी जाए कि मुझे तब तक अरेस्ट ना किया जाए जब तक कि मैं मुल्तान में जाके कंसर्न्ड सेशन कोर्ट में अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल ना कर दूँ। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं कराची में हूँ तो मैं कराची में फ़ाइल कर दूँगा वहाँ की हाई कोर्ट में कि मुझे पंजाब में जाके अप्लाई फ़ाइल करने की इजाज़त दी जाए। सो ये एक हिफाजती है जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में होती है, लेकिन बाकी सारी सेशन में ही होती है।